जावा में हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स और एक होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वो वेरिएबल्स होते हैं जो डायरेक्टली हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, अगर मैंने क्लास बना दी एम्प्लॉय और इस क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग emp अंडरस्कोर नेम, तो ये हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, ये वेरिएबल जो होता है ये इंस्टेंस वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, और अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसके साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे, फॉर एग्जांपल आपने स्टैटिक स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया, तो इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड होता है, इस वजह से ये फिर इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रहता, इसको आप स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। ये होता तो क्लास के अंदर है, लेकिन ये फिर शेयर्ड मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप इसको विदाउट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए एक्सेस कर सकते हैं। मींस ये फुली डिपेंडेंट नहीं होता आपकी क्लास के ऊपर, आप इसको क्लास के रेफरेंस से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको स्टैटिक वेरिएबल कहा जाता है। और अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल बनाते हैं जो कि फंक्शन के अंदर है किसी, फॉर एग्जांपल वाइड डिस्प्ले के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, और इसमें हमने कोई भी वैल्यू दे दी, तो बेसिकली इस जो फंक्शन है, ये वाला जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक, तो इसलिए इसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, लोकल वेरिएबल। अब यहाँ पे अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर मैन मेथड के अंदर, तो आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, एम्प्लॉय emp इक्वल्स टू न्यू, आपके पास ऑपरेटर है और आपके पास एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसमें स्टेट हो गई एम्प्लॉय। अच्छा, उसके बाद अगर आप इन वेरिएबल्स को एक्सेस करते हो तो आप कैसे कर सकते हो जावा के अंदर? ठीक है, आपके पास जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, कि आपके पास है इंस्टेंस वेरिएबल। अच्छा, ये तो आपके पास इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा ऑब्जेक्ट के। उसके बाद जो स्टैटिक वेरिएबल है, इसको आप, ये आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, अगर आप इसके ऑब्जेक्ट को भले रिमूव कर दें और आप अपनी क्लास के थ्रू डायरेक्टली आप इसको एक्सेस करना चाहें तो आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट है वो आपका इजीली यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा और आप इसको कोई भी वैल्यू यहाँ से असाइन कर सकते हैं आपकी। जबकि जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होता है। उसके अलावा आपके पास जो लोकल वेरिएबल होता है वो क्योंकि किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसका स्कोप वहीं तक का होता है। ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर जो भी, जिस तरह का भी कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं और आप इस फंक्शन को डिस्प्ले करेंगे तो वो बेसिकली वो टास्क आपको परफॉर्म करके दे रहा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इस वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि इसको ऊपर अगर आप रखना चाहें तो फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको फंक्शन के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं और कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं और स्टैटिक वेरिएबल्स, तो ये तीन तरह के बेसिकली आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। और अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड भी आपके पास कुछ इसी तरह के होते हैं। अगर आप मेथड डायरेक्टली क्लास के अंदर आप यहाँ पे बना रहे हैं, ये इंस्टेंस मेथड कहलाता है। अगर आप इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड रखते हैं तो ये आपके पास स्टैटिक मेथड बन जाएगा, फिर आप इसको क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर ही एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने लोकल मेथड, तो डेफिनेटली होता नहीं है, बेसिकली यहाँ पे ही आप इस मेथड को बनाते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई यहाँ पे कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम यहाँ पे कुछ एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं एक बना देता हूँ कॉन्टैक्ट,
एक बना देता हूँ ईमेल। तो ये हमारे पास तीन जो है वो वेरिएबल बने हुए हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल था और एक मैं इंटीजर सैलरी के नाम से बना दूँ। तो ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स बन गए इस क्लास के अंदर सिंपल। तो इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ से इस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे EMP इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो आपने डॉट करना है तो आपके पास ये इस तरह से एक्सेसिबल होगा और उसके बाद यहाँ से आपने इसमें वैल्यूज असाइन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक वैल्यू असाइन कर दी नेम में, उसके बाद EMP डॉट कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट में आपने कोई भी वैल्यू, कौन से वेरिएबल में आप पहले वैल्यू असाइन कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल में आप बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने इनको यूज करना है इस तरह से। और इसके बाद आपके पास है नेम है, कॉन्टैक्ट है, ईमेल आपने यहाँ पे कर दिया और ईमेल में आपने यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस पुट कर दिया स्ट्रिंग वेरिएबल में EMP डॉट, इसके बाद आपके पास है सैलरी। तो सैलरी जो है वो आपके पास इंटीजर है तो इसको आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको प्रिंट कैसे करेंगे, अगर आप नेटबीन के अंदर शॉर्टकट वे में लिखना कॉल करना चाहते हैं सिस्टम डॉट प्रिंट LN को, तो आप SOUT लिख के टैग करेंगे ऐसे। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं SOUT लिख के टैग का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कॉल भी करके देगा, नहीं तो आप डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे सपोज इनको प्रिंट करना है तो मैं नेम के सामने EMP डॉट जो आपका नेम है इसको प्रिंट कर देता हूँ और उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हमने रख दिया कॉन्टैक्ट और उसके बाद हमने यहाँ पे रख दिया ईमेल और यहाँ पे आपके पास सैलरी। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि ये सीक्वेंस में दिखे। उसके बाद कॉन्टैक्ट जो है उसका वेरिएबल आपने यहाँ पे कॉल कर देना है, उसके बाद ईमेल का वेरिएबल आपने कॉल कर देना और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सैलरी का वेरिएबल। इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं तो ये आपके पास एक अलग से हमने क्लास भी बना ली, उसका ऑब्जेक्ट भी बना लिया, प्लस उसके जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनको हमने यहाँ पे प्रिंट भी करके देख दिया, उसमें वैल्यू भी दे दी और प्लस उसको हमने प्रिंट भी करके देख दिया। तो ये आपके पास यहाँ तक इंस्टेंस वेरिएबल्स के ऊपर हमने काम किया। अच्छा जी, लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें वेरिएबल्स को पढ़ा था और वेरिएबल्स की टाइप्स को देखा था। वेरिएबल्स जब भी हम बनाते हैं तो उसमें डेटा टाइप्स की भी जरूरत पड़ती है आपको। तो हमारे पास डेटा कितने टाइप्स का होता है, डेटा टाइप्स जो होती हैं दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं इसकी, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं और एक आपके पास रेफरेंस डेटा टाइप्स होती हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मोस्टली सिंगल वैल्यूज के ऊपर काम कर रही होती है, इसको स्केलर डेटा टाइप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जिसमें इंटीजर है, इंटीजर की कैटेगरी में बाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर है और लॉन्ग है, इनके डिफरेंट साइज होते हैं। ठीक है, और फ्लोट जो है वो आपके पास ये इसी कैटेगरी में हम पॉइंट्स में वैल्यू दे रहे होते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे फ्लोट और डबल है। उसके बाद करेक्टर है और करेक्टर के बाद करेक्टर में हम सिंगल करेक्टर दे रहे होते हैं। ठीक है, यूनिकोड करेक्टर। उसके बाद बूलियन में हम ट्रू या फॉल्स में वैल्यू दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंटीजर जो डेटा टाइप्स हैं उसमें बाइट है, तो बाइट आपके पास 8 बिट जो है वो मेमोरी स्पेस लेता है आपके पास। ठीक है, जावा के अंदर, और इसमें नेगेटिव आप 128 और पॉजिटिव 127 वैल्यूज, तो टोटल अगर आप मिलाएं तो 255 वैल्यूज बनती हैं। तो अगर आपको स्मॉल पीस ऑफ वैल्यूज चाहिए जिसमें इंटीजर में आपने स्मॉल पीस ऑफ वैल्यूज देनी, फिर आप उसको बाइट वेरिएबल में रख सकते हैं। शॉर्ट वेरिएबल जो है ये बिल्कुल वैसे ही है, ये 16 बिट मेमोरी स्पेस लेता है और जैसे सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर डेटा टाइप का जितना साइज होता था उतना यहाँ पे शॉर्ट का। उसके बाद इंटीजर जो है, इंटीजर आपके पास 11 प्रेसिडेंस तक एक्सेप्ट करता है, 11 डिजिट तक। ठीक है, उसमें ये नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों मिलाएं तो आपके पास ये 32 बिट मेमोरी स्पेस लेता है अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल रखते हैं।
उस इससे भी डबल साइज का होता है लॉन्ग। अगर आपको बहुत ही ज्यादा इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी होती है तो फिर आप 64 डिजिट बिट टाइप स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग, ठीक है। ये 19 प्रेसिडेंस तक ऑलमोस्ट लेता है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं, जिसमें फ्लोट है ये 32 बिट ऑलमोस्ट इंटीजर के साइज जितना साइज है इसका, लेकिन आप पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह डबल है तो इसका लॉन्ग जितना साइज होता है मेमोरी स्पेस, ये 64 बिट स्टोरेज लेता है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा कैरेक्टर टाइप से होती हैं वो आपके पास में, आप सिंगल कोट में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। बुलियन टाइप जो होती है आपके पास, इसमें आप ट्रू या फॉल्स बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है डेटा टाइप्स हैं। और उसके बाद रेफरेंस डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं, जिसमें आप रेफरेंस पे काम कर रहे होते हैं, जैसे एरे है, क्लास है, इंटरफेसेस हैं। तो एरे में आप सेवरल आइटम स्टोर कर रहे होते हैं सिमिलर टाइप के। क्लास जो है वो इसमें आप इंस्टेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस मेथड जैसे भी हमने बनाया हुआ आप बना सकते हैं। उसके बाद इंटरफेस के अंदर आप मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं, उसके थ्रू आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो उसको देख रहे होंगे। लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स में हम कुछ फिक्स वैल्यूज किस तरह से असाइन कर रहे होते हैं। तो अगर हम इंटीजर या किसी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने का वो जो तरीका होता है उसको लिटरल्स कहा जाता है। तो इसमें आप जैसे इंटीजर है इसमें 50 वैल्यू आप डायरेक्टली ऐसे ही असाइन कर देते हैं। फ्लोट में लास्ट में f लिखते हैं आप वैल्यू में, ठीक है। करेक्टर हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं, और अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं और डबल कोट में लिखते हैं, और बूलियन जो है वो आपके पास ट्रू या फॉल्स में आप लिखते हो, ठीक है। ये इंटीजर वैल्यू इस तरह से दी हुई है। इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू आपने देनी है तो वो आप इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बूलियन लिटरल है, जिसमें बूलियन में वैल्यू ट्रू या फॉल्स हम देते हैं। नल लिटरल का ये करेक्टर, इसमें आप सिंगल कोट के अंदर वैल्यू दे रहे होते हैं एक करेक्टर। और नल लिटरल्स का मतलब ये है कि ये इंडिकेट करता है कि इस वेरिएबल या इस ऑब्जेक्ट के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इस तरह से इसको असाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग लिटरल की अगर हम बात करें तो वो आपके पास इस तरह से आप सिंपल डबल कोट्स के अंदर इन वैल्यू को लिख सकते हैं। और वैलिड लिटरल्स कौन से होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स कौन से होते हैं, वो यहाँ पे बताया हुआ है। अगर आप न्यूमेरिक में इस तरह से अंडरस्कोर आप यूज करते हैं तो ये आपके पास वैलिड लिटरल होता है। और उसके बाद अगर अंडरस्कोर के बाद आप इस तरह से लिख रहे हैं वैल्यू, तो इसमें क्योंकि लॉन्ग है लास्ट में तो एल है तो इस वजह से वैलिड है। उसके अलावा ये जो है इनवैलिड है, ठीक है। और ये पॉइंट में वैल्यू अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो एक्सेप्ट करेगा, और इस तरह से भी अगर आप बाइट्स में लिखते हैं तो भी ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो बाकी भी इस तरह से। और उसके बाद है स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। तो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स में अगर आपने कोई टैग देना है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले, बाकी भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं इसमें वो /t को हम यूज करते हैं टैग देने के लिए, स्पेस देने के लिए। लाइन ब्रेक के लिए हम /n को यूज कर लेते हैं। तो सिंगल कोट में अगर आपने कोई वैल्यू लिखनी है तो आप सिंगल कोट के बाद कोटेशन मार्क कर लें, और इस तरह से अगर आप ये करना चाहते हैं तो यहाँ पे, अच्छा मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ तक रिमूव कर देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जैसे आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड के बीच में मैंने स्पेस खत्म कर दिया और /t लिख दिया। अच्छा इससे क्या होगा, ये स्टेप सीक्वेंस कैरेक्टर है, इसमें ये खुद ही एक टैग दे देगा, ठीक है। और अगर आप इसमें मल्टीपल टैग्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं /t, ये आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू को दे रहा होगा, ये इसमें टैग ज्यादा आ गए। इसी तरह से आप लाइन ब्रेक के लिए भी, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हेलो वर्ल्ड, और आप चाहते हैं कि हेलो वर्ल्ड, हेलो के बाद भी लाइन ब्रेक हो तो /n को हम यूज कर लेते हैं। तो ये आपके पास हेलो के बाद लाइन ब्रेक हो गई। अगर आप चाहते हैं कि कोई वैल्यू आपको सिंगल कोट्स के अंदर लिखे तो आप स्लैश लगाएंगे, उसके बाद सिंगल कोट, फिर आपने हेलो लिखा, फिर सिंगल कोट, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू प्रिंट होके आएगी। ये सिंगल कोटेशन के अंदर आपके पास आउटपुट आ गया। और अगर आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, स्लैश के बाद डबल कोट, फिर इसके बाद आपने हेलो लिखा, फिर / फिर डबल कोट क्लोज। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू
डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद अगर आप कहीं स्लैश को ऐड करना चाहते हैं तो आप 2 बार स्लैश को यूज करेंगे, उसके बाद आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो आपके पास वो सिंगल स्लैश आपके पास एक ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं, आप इनको इस तरह से यूज करते हैं। अगर आप स्लैश बी को यूज करते हैं तो ये बेसिकली बैक स्पेस का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें से डी को रिमूव कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे भी स्लैश बी ऐड करता हूँ तो ये आपके पास ये इसके बी को भी रिमूव कर दिया और इसने वर्ल्ड के डी को भी रिमूव कर दिया और इसने एल को भी रिमूव कर दिया, दोनों कैरेक्टर्स को इसने रिमूव कर दिया। तो ये आपके पास है कुछ स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर्स।